महाराष्ट्र व्यायामशाला जबलपुर की तरफ से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हमारे समक्ष फिर से हमारे एक जाने माने वक्ता जो यहाँ पहले भी अपना वक्तव्य दे चुके अलग अलग विषयों पर हमारे सामने फिर से हाजिर है। आज का उनका जो विषय है वो विषय का नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे रोज़मर्रा की हमारी जो रहन सहन में जो सारी चीज़ें वही बताएंगे। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है विषय, ये हमारे हमेशा के रहन सहन से ही जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो हम समझते हुए भी मजबूरी में कभी कभी लोग लाज की वजह से कर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम कर जाते गलतियाँ। कुछ हम अनजान रहते कुछ गलतियों से इसलिए होती है, लेकिन उसके वजह से हमारे जो निर्णय होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व पे भी, हमारे समाज पे भी, अपने परिवार पे भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। कुछ गलत निर्णय हमारे ऐसे हो जाते हैं। हमें उनको समझना बहुत आवश्यक है ताकि वो गलतियां हम लोग आगे के भविष्य में हमसे ना हो, इसके लिए हम जागरूक रहें। बच्चों से ना हो इसलिए उनको जागरूक करें और इस तरह से घर का वातावरण बनाए रखें ताकि हमारे पूरे परिवार का आगे का जीवन बड़ा संपन्न और सुलभ हो जाए, आगे हमें परेशानियां ना हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि जीवन किसी एक चीज़ पे आधारित नहीं है, जीवन कई चीज़ों पे, कई फैक्टर्स पे आधारित है। जैसे शुरुआत हमारी जो होती है बच्चे के जन्म के बाद में, सबसे पहले उसके घर के जो संस्कार होते हैं, माँ से संस्कार मिलने वाले और बाकी घर से भी संस्कार मिलने वाले, वो बहुत महत्व रखते हैं। उस समय बहुत सारी गलतियाँ हम लोगों से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस देने में, समझाने में बहुत सारी गलतियाँ होती है जिससे हम लोग अनजान रहते हैं। क्योंकि हम लोग की भी जो परवरिश हुई है या हम लोग को जो संस्कार मिले हैं पूर्वजों से, उनमें जो गलतियाँ हो रही वो हम दोहरा रहे हैं। तो वो सारी गलतियाँ हमें समझना चाहिए, संस्कार अच्छे मिले उसको। बाद में जब स्कूल में जाता है तो शिक्षा के दौरान आसपास का वातावरण, दूसरे जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनके जो प्रभाव उसके ऊपर आते हैं, उनके जो निर्णय उसके ऊपर थोपे जाते हैं कभी कभी, उनसे भी काफ़ी गलत फीलिंग मिलता है उसको। उन चीज़ों को समझना जरूरी है। उसके बाद समाज से जो बाहर निकलता है बच्चा, बड़ा होता है, समाज में ज़्यादा अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जगह जाने लगता है, तब और कुछ संस्कारों की उनके ऊपर बारिश होती है। उन सब चीज़ों से जो उसको पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती है, निगेटिव भी मिलती है, तो उनसे उसको अपने आप को कैसे बचाना निगेटिविटी से और क्या करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है। अब ये जो संस्कारों की बात करते हैं तो हमारे ज़माने में, जो पुराने ज़माने में हम लोग के बचपन में जो संस्कार घर से मिलते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा धार्मिकता का भी पुट होता था। कुछ ऐसे धार्मिक किताबें, पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, उनके बारे में हम लोग को हमारे बुजुर्ग लोग बताया करते थे, कहानियाँ किस्से सुनाया करते थे। शाम को दादी नानी बैठा के अपने सामने बहुत सारी शिक्षाएं देती थी। वो उन सब का आज के समय में अभाव हो गया है क्योंकि वातावरण और समाज इतना बदल गया है कि बच्चे के पढ़ाई और उसके करियर के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है वो इतनी ज़्यादा आवश्यक समझी जाने लगी है कि उसके पीछे हमारी संस्कृति, हमारी पारंपरिक धरोहर, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने तिलांजलि दे दी। तो कुछ ये चीज़ें दोबारा शुरू होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवश्यक रूप से सिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप गीता जैसे ग्रंथ का अभ्यास करते हैं या रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती जो आज के समय में भी प्रासंगिक है, लेकिन हम लोग उनको भुलाए बैठे हैं। तो वो जो प्रासंगिक चीज़ें वो आज भी उनको शिक्षा मिलना चाहिए, जो कि घर से ही सबसे पहले मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें, फिर जब वो बच्चा कमाने की उम्र में आता है तो अर्थ के बारे में, मतलब पैसे के बारे में उसकी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। दो तरह की भ्रांतियाँ उस समय फैलती है उसमें, बच्चे में। एक तरफ से ये सिखाया जाता है हमारे पुराने ज़माने के हिसाब से कि पैसा विष है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पैसे की तरफ ध्यान मत दो, पहले संबंध सुधारो। और जब प्रैक्टिकली वो ऐसा करने जाता है तो उल्टा समझ में आता है कि आजकल दुनिया पैसे से ही चल रही है और अगर पैसा नहीं है तो आपको दुनिया में आगे बढ़ना बड़ा असंभव हो जाता है। अपने कार्यकलापों को निरंतर रूप से गति देने में आप में बाधा आने लगती है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जो हमें सिखाया गया कि पैसा विषय है, उसके तरफ ध्यान मत दो, संबंधों की तरफ ध्यान दो, तो अंत में जाके ये भी समझ में आता है कि ना पैसा हाथ में आया ना संबंध रहे, हमारे निराशा उत्पन्न होती है। तो इन सब चीज़ों को बड़े गहराई से समझना आवश्यक है हम लोगों को। तो उसी के बारे में आज हमारे साथ चर्चा करेंगे हमारे पंडित कपिल मिश्रा जी। उन्हें मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि वो ससम्मान मंच पे लेकर आए और हम प्रोग्राम को जल्दी ही शुरुआत करते हैं। पंडित जी के बारे में पिछली बार भी मैं बता चुका था कि आप जाने माने ज्योतिषी भी है और इनकी विशेषता है कि खास तौर से आपके आने वाले जीवन में
आपको क्या रोग हो सकते हैं, किस तरह की बीमारियां हो सकती है, या आपके सामने कैसी परिस्थितियां आ सकती है जो आपको विपन्नता की तरफ ले जाए, ऐसी परिस्थितियाँ कौन सी आ सकती है। तो उनसे बचने के लिए आपने आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी क्या करना है, इसके बारे में बड़ी अच्छी सलाह देते पंडित जी, वो इनकी विशेषता है। तो आज मैं अब इससे ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, हम उनका स्वागत करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में मैं उनको तुरंत माइक सौंप दूँगा। अध्यक्ष महोदय इस निवेदन है कि उनको पुष्पगुच्छ देके स्वागत। और अब पंडित जी से निवेदन है कि वो अपना वक्तव्य सामने रखें। आइए। नमस्कार। एक बार पुनः अपने परिवार में आकर आप सभी के साथ सार्थक संवाद करने का अवसर मुझे महाराष्ट्र व्यायामशाला के माध्यम से आज पुनः प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर एक ऐसा मंच, एक ऐसा श्रोताओं का वर्ग जो समाज में अपनी भूमिका को भी समझता है और समाज में अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है, ऐसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करते समय निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज का विषय कि वर्तमान जीवन शैली, हमारे निर्णय और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव, जीवन के विभिन्न आयामों को अपने आप में समेटता हुआ एक विषय है। हमारी जीवन शैली विगत कुछ वर्षों में बहुत तेजी से परिवर्तित हुई और इसके लिए हमारे स्वयं के निर्णय भी रहे हैं, और उस जीवन शैली के परिणाम स्वरूप हम अपने समाज में, अपने परिवार में बहुत सी चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। निर्णयों की बात करें तो हम सभी को अपने जीवन में निर्णय लेना ही पड़ता है, और निर्णय लेते समय यदि सम्यक निर्णय नहीं हो पाया तो उसका परिणाम भी हमको लेना ही पड़ता है। अगर हम अपने इतिहास में जाएं, पुराणों में जाएं, तो हम देखते हैं कि कुछ निर्णय ऐसे भी लिए गए जो ना चाहते हुए भी लिए गए, कुछ निर्णय ऐसे भी लिए गए कि जब एक चुनौती सामने आई और उसको चुनौती के रूप में लिया गया, और कुछ निर्णय ऐसे भी हुए कि स्वतः स्फूर्त नेतृत्व की क्षमता से युक्त उन्होंने अपने निर्णय लिए। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो एक चुनौती महाराज दशरथ के सामने थी, और वो चुनौती भी कम नहीं थी। महारानी कैकेयी का निर्णय था कि राम को वनगमन के लिए भेजना। निश्चित रूप से महारानी कैकेयी के चरित्र पर बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस समय की चुनौतियों को देखते हुए महारानी कैकेयी ने बहुत ही सोच विचार कर ऐसा निर्णय लिया, और उस दूरदर्शितापूर्ण निर्णय को
महाराज दशरथ ने अपनी भावुकता के कारण अपने जीवन की हानि भी उनको उठानी पड़ी, लेकिन निर्णय गलत नहीं था। उस निर्णय को भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका संपादन किया, और आगे की कहानी सबको मालूम है। उसी तारतम्य में जब एक गुरु अपने शिष्य के सामर्थ्य को समझता है और गंभीर समस्या के उस वातावरण में गुरु स्वरूप में जब वो अपने शिष्य की तरफ निगाह डालता है और कहता है कि काचु प्रसाद रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तो उस समय पर हनुमान जी जरा सी भी देर नहीं करते और गुरु के उस आदेश को वो तुरंत स्वीकार करते हैं, और फिर उसके आगे की कहानी सबको मालूम है। युग का परिवर्तन होता है, द्वापर युग आता है। द्वापर युग त्रेता युग से थोड़ा सा भिन्न होता है। कंस का राज्य है और भगवान कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही ये निर्णय ले लिया कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है, और उन्होंने एक युवा साथियों का एक समूह बनाया और निर्णय किया कि जो टैक्स के रूप में कंस के पास हमारे उत्पाद जा रहे हैं और जिनकी कमी से हमारे बच्चों में कुपोषण आ रहा है, हम उसको टैक्स के रूप में नहीं देंगे। और एक उन्होंने अपनी युवा वाहिनी बनाई। फिर गिरिराज जी का जो मैनेजमेंट उन्होंने किया कि एक उंगली पर गिरिराज जी को उठाना, मैं समझता हूँ कि उस तत्कालीन समय में पर्यावरण और वाटर बॉडीज़ के निर्माण के लिए उन्होंने जितनी बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से गिरिराज पर्वत का प्रबंध किया, और जिससे फिर उस पूरे प्रदेश का पूरा एक परिदृश्य ही बदल गया। नदियों में प्रदूषण आज की समस्या नहीं है। उस काल में भी यमुना नदी इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी थी कि उसका जल सेवन करने योग्य नहीं रह गया था, और उस समय पर कालिया नाग को प्रतीक मानकर नदी को पूरी तरह से शुद्ध करना, ये उस समय की चुनौती थी। और भगवान कृष्ण ने अपने स्वतः स्फूर्त निर्णयों से पूरे समाज को संगठित करते हुए एक निर्णय लिया। नित्य के क्रम में भी हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय अलग अलग समय पर रहते हैं। सबसे बड़ा चुनौती होती है कि हम आने वाली पीढ़ी को संस्कारों का ट्रांसफर कैसे करें। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों में बहुत सजगता पूर्वक छोटे छोटे संस्कारों के बीच बोते हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चे आगे बढ़कर एक श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं, एक श्रेष्ठ पिता बनते हैं, एक श्रेष्ठ माता बनती हैं। और ये परंपरा जो हमको सदियों से, हजारों वर्षों में परंपरागत रूप से ये विरासत मिल रही है, और उस विरासत को फिर हम आगे बढ़ाने में हमारा अपना योगदान हो सकता है। छोटी छोटी बातें होती हैं
उसके लिए हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अभिभावक के रूप में हम जो कर रहे हैं, बच्चे उसको देखते हैं और बच्चे उसको सीखते भी हैं। कथनी और करनी में अंतर यदि होता है तो फिर बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। प्रार्थनाओं का अपना महत्व है। भोजन करते समय कैसी मानसिकता में, कैसे वातावरण में भोजन करना है। हम जिस प्रकार का आचरण करेंगे, बच्चे भी उसी प्रकार का आचरण करेंगे। एक छोटा सा वाक्य है कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अगर हम अपनी थाली में, भोजन की थाली से कुछ अपशिष्ट छोड़ देते हैं तो वो आदत बच्चों में भी आएगी। और अगर हम अपनी थाली से कुछ अंश गाय के लिए निकालते हैं, कुछ अंश अपने मोहल्ले में रहने वाले कुत्तों के निमित्त निकालते हैं, कुछ अंश चींटियों के लिए निकालते हैं, तो आज नहीं तो कल हमारे बच्चों में भी वो दया और करुणा के संस्कार विकसित होते हैं और वो देना सीखते हैं। लेना सीखने से ज़्यादा जरूरी है देना सीखना, और ये हम अपने आचरण से अपने बच्चों में सिखा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हमें ही इसकी शुरुआत अपने घर से करना पड़ेगा। और जिन घरों में ये परंपरा प्राचीन काल से रही है, निश्चित रूप से उन घरों के संस्कार आज भी विकृत नहीं हुए। आज हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख गए हैं कि मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन बच्चों में आ रहा है, और वो अपनी इनकम का एक हिस्सा समाज के उन लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं जिनको वास्तव में उसकी आवश्यकता है। और इसके लिए हमारे युवा निश्चित रूप से ये वही युवा हैं जिन्होंने अपने परिवार में देने का सद्गुण अपने अंदर विकसित कर लिया है। तो इस तरह के बहुत से संस्कार हैं जो हम आने वाले समय में, हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो आज इतनी व्यस्त होती जा रही है कि उसके पास आगे आने वाली पीढ़ी के लिए समय नहीं बच पा रहा है, क्योंकि चुनौतियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज हमारे और आपकी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हमारे बाद की पीढ़ी के जो लोग, जो बच्चे जिनका बचपन अब विकसित हो रहा है, जिनका बचपन अब खिल रहा है, उनको हम सही तरीके से कैसे विकसित करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे हमारे साथ हमारे निवास स्थान पर रहें। हमें हमारे शहर में रहना है, उन्हें दूसरे शहरों में रहना है, लेकिन हम दादा और नाना का, दादी और नानी की जो भूमिकाएं होती थी, उनको हंसाना, उनको खिलाना, उनको कहानियाँ सुनाना, ये आज हमको टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी करना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ कि जिन परिवारों में हमारे बुज़ुर्ग बाहर रह रहे बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें बहुत से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। संस्कारों की बात करने के साथ साथ फिर बच्चों से संवाद का निर्णय, हमेशा संवाद सकारात्मक तरीके से ही होना चाहिए। और हम आज के परिदृश्य में अगर अपने बच्चों को सुनेंगे नहीं, बड़े होते हुए बच्चे, किशोर अवस्था के बच्चे, कैरियर की तरफ जाते हुए बच्चे, अगर हम उनसे संवाद लगातार नहीं करेंगे और उनको बोलने दें
हमारा काम केवल सुनना होना चाहिए। हम उनको सुने और फिर जहाँ आवश्यक हो वहाँ उनको मार्गदर्शन दें, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। हमारी बच्चियों को कोई बहला नहीं सकता, हमारी बच्चियों को कोई फुसला नहीं सकता, लेकिन उसके लिए एक विश्वास पैदा करना होता है कि अगर हमारा बच्चा कुछ कह रहा है तो हम उसको डांटेंगे नहीं, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे और जहाँ आवश्यकता होगी हम उसको मार्गदर्शन कर देंगे। संवाद बहुत जरूरी है और ये संवाद परिवारों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जिसका परिणाम है कि बाहर के वो लोग जिनकी निगाहें शातिर हैं, जो शिकारी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को गलत रास्तों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और कभी कभी तो सफल भी हो रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर संवाद होना। कोई घटना हमारे सामने आती है, चाहे वो अखबारों के माध्यम से आए, चाहे वो समाचार चैनल्स के माध्यम से सामने आए, उन घटनाओं पर हमारे घर में बच्चों के साथ संवाद बहुत जरूरी है। तो ये हमारी आज के समय की बहुत गंभीर चुनौती है। परिवार का निर्णय होता है कि बच्चा बड़ा हो गया या बच्ची बड़ी हो गई, अब उसका विवाह करना है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब हमारी आपके विवाह का निर्णय हुआ होगा तो हमारे अभिभावकों ने क्या देखा होगा। क्या आप बहुत से लोग तो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं। एक समय था जब हम बच्चे या बच्ची का विवाह करते थे तो परिवार देखते थे, कुल देखते थे, उनके संस्कार देखते थे। हाँ, ये जरूर देखते थे कि जिसके साथ विवाह हो रहा है उसके गुण कैसे हैं, सद्गुण कैसे हैं और उसके अवगुण कैसे हैं। आज विवाह का निर्णय इन सब बातों के आधार पर नहीं हो रहा है। समाज में बहुत परिवर्तन आ गया। आज विवाह पैकेज टू पैकेज होता है। अपने ज्योतिषीय जीवन में तो मैं देखता हूँ कि मेरा मानना होता है कि हाँ, ये मिलावट बहुत अच्छा है, आपको कर लेना चाहिए। तो कहता नहीं साहब, हमारी बेटी का पैकेज तो अभी 25 लाख का है और इस लड़के का पैकेज तो अभी 20 लाख का है। कब पैकेज टू पैकेज बात आ रही है। तो पैकेज टू पैकेज में दोनों के जो ईगो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का केवल एक ही समाधान है कि बचपन से ही बच्चों को ईगोइस्टिक ना होने दिया जाए। अपने ईगो को इतना हावी नहीं होने दिया जाए कि वो आपके समाज के ताने बाने को विकृत कर सके। और फिर मैं कहूँगा कि बच्चा हो या बच्ची, उसे घर के अंतर्गत आने वाले सारे काम उसको सीखना चाहिए और हमें बचपन से ही उसको सिखाना चाहिए। बच्चा हो या बच्ची, उसे किचन में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि बाजारवाद जब हावी होता है और हम जब जोमेटो या स्विगी या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से कुछ भोजन मंगाते हैं तो सस्ता है या महंगा है ये तो अलग बात है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को कितना प्रभावित कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को कितना खराब कर रहा है, इसकी चिंता अगर हम अपने बच्चों में नहीं डालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी एक बच्चा अपने मदर फादर के साथ आया और उसका सिलेक्शन LNT ग्रुप में हुआ था। तो मैंने उससे केवल यही पूछा कि जा तो रहे हो, भोजन की क्या व्यवस्था करोगे। तो उत्तर सुन के मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि नहीं, मुझे भोजन बनाना आता है। मैंने कहा अगर जिसको भोजन बनाना आता है वो स्वस्थ रहेगा, इसकी गारंटी तो है। वो कम से कम
ऐसा भोजन नहीं करेगा जो उसके स्वास्थ्य को खराब करे। लेकिन आज आप देखिए कि बच्चों में बढ़ता हुआ वजन, बच्चों में विकृत होता मेटाबॉलिज्म, उन्हें तमाम तरह की बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। और ये आज हमारे समाज की बड़ी चुनौती है। छोटे छोटे बच्चों में पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है, उनका पूरा मासिक का चक्र विकृत हो रहा है, बच्चे और बच्चों का वजन बढ़ता जा रहा है। 25 साल 26 साल की एज में उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने इतने लाड़ प्यार में उनको पाला है और हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने तो आज तक एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया। लेकिन एक माँ के रूप में आप अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन करती हो सुबह से रात तक, पर अपनी बेटी को उसके लिए तैयार नहीं कर रही हो, तो कल के उसके वैवाहिक जीवन में जब कुछ समस्याएं आएंगी तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से बच पाओगे? ठीक इसी तरह से हम अपने बच्चों की तरफ, बेटों की तरफ देखते हैं तो यही बात आती है कि क्या हमारा बेटा आगे आने वाले समय में एक अच्छा पति साबित हो पाएगा? और इस चुनौती को समझकर अगर हम इन सब बातों को अपने बच्चों में विकसित करें तो निश्चित रूप से आज समाज में जो दाम्पत्य जीवन की बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। विवाह का निर्णय लेते समय मैं बार बार कहता हूं कि आप ज्योतिषीय आधार पर मेलापक करो, अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल आधार पर भी तो आप मेलापक कर लो। मेडिकल आधार पर भी तो आप देख लो कि आने वाले समय में या वर्तमान में हमारे बच्चे या बच्ची में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके लिए उसे चिकित्सीय परामर्श की या चिकित्सा की आवश्यकता हो। और यदि ऐसा होता है तो पहले ही उसका निर्णय ले लेना चाहिए। फिर विवाह के पहले लड़के और लड़की दोनों की काउंसलिंग प्रोग्राम होना बहुत आवश्यक है। और वो काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार हो, लेकिन आने वाले समय में दाम्पत्य जीवन की सारी जिम्मेदारियों को गंभीरता के साथ वहन करने के लिए भी तैयार हो। क्योंकि विवाह केवल एक लड़के या लड़की का नहीं हो रहा है, एक विवाह से दोनों परिवार आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों परिवारों के सम्मान की रक्षा करना जितना लड़के का कर्तव्य है उतना ही लड़की का भी कर्तव्य है। बहुत सी बातें होती हैं जिसमें कि हमको अपने ईगो को न्यूट्रलाइज करके चलना चाहिए, लेकिन ईगो एक ऐसी चीज़ विकसित हो रही है जो परिवारों को तबाह कर रही है, परिवारों को हंसने और खिलखिलाने से रोक रही है। हमें वो समझ अपने बच्चों में विकसित करना पड़ेगा। ये गंभीर चुनौतियाँ हैं। फिर आहार का निर्णय होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए सम्यक आहार क्या है। हमारे बहुत से मुसलमान मित्र हैं जो बताते हैं कि हमारी बच्चों ने अब मांसाहार करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो जब समाज के दूसरे तबकों के साथ बैठते हैं और जब उनको भोजन के बारे में विविधता मालूम होती है तो उनको मालूम है कि जितना प्रोटीन हमको मांस से मिल रहा है और उस प्रोटीन के एवज में हमको हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उसका वो विकल्प ढूंढते हैं और उस विकल्प में उनको शाकाहार बहुत अच्छा एक विकल्प मिलता है जो उनके स्वास्थ्य को भी बचाता है और जो उनके पोषण की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो आहार कैसा हो, ऋतु के अनुकूल आहार कैसा हो, आयु के अनुकूल आहार कैसा हो, इस बात पर हम जितनी सजगता से निर्णय लेंगे और अपने बच्चों को भी ये समझाएंगे और परिवार को चलाने का निर्णय
जिन गृहिणियों पर होता है वो बहुत समझदार होते हैं, निश्चित रूप से बहुत समझदार होते हैं। उनको मालूम है कि परिवार को कैसे चलाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे निर्णय लेते हैं, एक आध बार तो ठीक, लेकिन अगर वो बार बार बाजार से ऑर्डर करके खाद्य सामग्रियां मंगा रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसके गुण दोष की चर्चा कर लें। हम उनको बताएं कि इसमें कितना फैट है, इसमें कितना अजीनोमोटो है जो आपके स्वास्थ्य को किस तरह से खराब करेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माता पिता बहुत लाड़ में उनको कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स दे देते हैं। वो उसके लेवल को पढ़ना ही नहीं चाहते कि उसमें मिठास की मात्रा कितनी है। एक 200 ml की बोतल में 20 चम्मच शक्कर की मात्रा है और एक 8 साल के बच्चे को हम कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम आइसक्रीम भी खिला देते हैं। और वो आइसक्रीम है ही नहीं, वो तो डेजर्ट्स है जो ऑयल और दूसरी चीज़ों के संयोजन से बना हुआ है। और उस बच्चे पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये उसकी जीवन शैली में आ गया तो 20 साल की उम्र में डायबिटीज़ होना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार में वो समझ विकसित करें कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे परिवार का जो भी आय है, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है और उनकी इनकम भी आज बहुत अच्छी हो गई, लेकिन हम उनकी वित्तीय समझ को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उनकी फाइनेंशियल समझ को विकसित कर पाएं तो निश्चित रूप से उनका एक बहुत सशक्त और सुरक्षित भविष्य हम तैयार कर सकते हैं। इनकम तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस इनकम का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए और उस इनकम का कितना हिस्सा आगे भविष्य के लिए जाना चाहिए, कितना हिस्सा स्वास्थ्य के लिए जाना चाहिए, इन सब बातों की वित्तीय समझ आज हमारे कॉलेज भी विकसित नहीं कर रहे हैं। डिग्री दे देना अलग बात है, इंजीनियर बना के निकाल देना अलग बात है, लेकिन मालूम है कि कल को ये बच्चा आगे जाएगा और इसकी एक इनकम ग्रुप बहुत अच्छी होगी, तो उसको अपनी इनकम को कैसे व्यवस्थित करना है। जब तक ये वित्तीय समझ विकसित नहीं होगी तब तक भविष्य भी सुरक्षित नहीं होगा। और ये तब होता है जब अभिभावक के रूप में हम स्वयं इन सब बातों पर शुरू से चल रहे हैं। बच्चा देखता है कि आज एजुकेशन के लिए एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता है और पिता एजुकेशन लोन के लिए परेशान है। इसका मतलब है कि जब समय था तब उस पिता ने सही वित्तीय आयोजना नहीं किया। यदि समय से वित्तीय आयोजना हो गई होती, छोटी छोटी बचतों को सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया होता, तो आज बच्चे की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर हम बच्चों को कहते हैं कि अब तुम ऐसा कर लोगे, तो आपने तो किया नहीं। तो जरूरी है कि हम चाहे जिस एज ग्रुप में आ गए हों, हमें बहुत समझदारी के साथ अपनी वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। शिक्षा का निर्णय बहुत गंभीर निर्णय है। समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में डालने की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा स्कूल ऐसा है जो हमारे बच्चों के संस्कारों को विकृत नहीं करेगा और एक अच्छी शिक्षा भी उसको देगा।
चमक दमक अपनी जगह पर है, लेकिन कैसे स्कूल्स में हम डालें। अब जबलपुर के परिदृश्य में देखें तो एक से एक अच्छे स्कूल्स भी हैं, कॉलेज भी हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा अपने भारतीय संस्कारों को भूल जाता है। इंग्लिश तो बहुत फराटेदार बोलता है, बड़ी इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलता है, लेकिन भारतीय संस्कारों से दूर होता है। और वहीं कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो शिक्षा भी उत्कृष्ट दे रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कारों को सहेज भी रहे हैं और सनातन और भारतीय संस्कारों को विकसित भी कर रहे हैं। तो निर्णय तो हम ही को लेना है कि हम हमारे बच्चों को कहाँ पर शिक्षा के लिए ले जाएं। फिर एक निर्णय होता है चिकित्सा का निर्णय। जब हम या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कारण से बीमार होता है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है कि हम किस प्रकार से इसकी चिकित्सा का निर्णय लें। बीमारी के संदर्भ में मैं केवल इतनी बात कहूँगा कि हनुमान चालीसा में यदि हम जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ एक लाइन आती है कि नासय रोग हरय सब पीरा। मतलब रोग अलग चीज है और पीड़ा अलग चीज है। रोग शरीर के अंतर्गत उत्पन्न हुई कोई व्याधि है जिसका निर्णय, चाहे वो आयुर्वेद के निष्णात चिकित्सक हों, चाहे वो एलोपैथी के निष्णात चिकित्सक हों, चाहे वो होम्योपैथिक के हों, वो उसका निर्णय और निराकरण कर सकेंगे। लेकिन जो पीड़ा है, पीड़ा तो मन की होती है और उस पीड़ा का निदान कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। उस पीड़ा का निदान कैसे होगा, ये हमारा निर्णय है कि उस पीड़ा का निदान कैसे होगा। जिस विषय से हमको पीड़ा हो रही है या जिस बात से हमको पीड़ा हो रही है, जैसे किसी के शरीर में, हृदय में ब्लॉकेज आ गया और वो ब्लॉकेज इतना बढ़ गया कि अब वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टरों का निर्णय होता है कि अब बाईपास कर देना चाहिए। बाईपास मतलब एक ऐसा रास्ता बना देना कि उस रास्ते पे जहाँ पर चलना संभव नहीं है, अब एक नया रास्ता बनाया जाएगा और वहाँ से चलना संभव हो जाएगा। तो कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो हमें बहुत पीड़ा दे रहे होते हैं। तो पीड़ा से निजात का एक ही तरीका है कि हमें बाईपास कर देना चाहिए और ये समय रहते कर देना चाहिए। लेकिन रोग का निदान हमें अपनी भारतीय जड़ों की तरफ आना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि रोग यदि उत्पन्न हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है। क्या ये रोग हमारी अनियमित जीवन शैली का परिणाम है? क्या ये रोग हमारे आहार की विकृतियों का परिणाम है? और समय रहते यदि हम रोगी की प्रकृति को समझ, और वो आयुर्वेद से ही संभव है, क्योंकि वात प्रकृति का रोगी है या पित्त प्रकृति का रोगी है या कफ प्रकृति का रोगी है, तो हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत सबके आहार, सबकी औषधियाँ अलग हैं। और इसी तरह से होम्योपैथिक में भी है, वहाँ पर भी व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप निर्णय है। लेकिन एलोपैथिक पद्धति में सारे पेशेंट एक जैसे हैं, उनको उसकी प्रकृति से मतलब नहीं, उनको उसकी पीड़ा से मतलब नहीं। और शायद यही वजह है कि एलोपैथिक औषधियों का जो दुष्प्रभाव शरीर को फेस करना पड़ता है, उस बात से हमारे एलोपैथिक डॉक्टर भी बखूबी परिचित होते हैं। उन्हें मालूम है कि ये औषधि दे रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा, तो उस साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एक औषधि और डालते हैं और बोलते हैं कि खाली पेट इसको ले लेना, गैस नहीं बनेगी। मालूम है कि ये औषधि गैस बनाएगी। लेकिन जो आयुर्वेद में निष्णात चिकित्सक हैं,
या जो होम्योपैथिक में निष्णात चिकित्सक हैं, वो औषधि ऐसी चयन करेंगे कि रोग का शमन तो हो लेकिन उसके दुष्प्रभाव न सामने आए। हाँ, जहाँ सर्जरी की बहुत आवश्यकता है वहाँ फिर एलोपैथी के अलावा कोई चारा नहीं होता और वहाँ समय रहते हमें निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन एक निर्णय फिर ये भी आता है कि आज चिकित्सा पद्धति बहुत दिनों दिन महंगी होती जा रही है। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाना और अपना 7 दिन 8 दिन 10 दिन का इलाज कराना, आप ये मान के चलो कि कम से कम वेदांता या फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स में या मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स में आपके 7 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे। और इस आकस्मिक चुनौतियों के लिए अगर हमने समय रहते अपना वित्तीय प्रबंध नहीं किया और समय रहते हमने अपने आहार को व्यवस्थित नहीं किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को बड़ी चुनौतियों का निर्णय करना पड़ेगा। तो निर्णय तो हमको लेना है कि हमारी जीवन शैली कैसी हो। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे होते हैं पर वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे होते हैं। फिर जब उनसे चर्चा होती है तो मालूम चलता है कि उनकी जीवन शैली कैसी है। और रात को 10 बजे पढ़ने बैठते हैं और रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं। दूसरे दिन वो 12 बजे सोकर उठते हैं, 1 बजे सोकर उठते हैं। उससे उनका पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है। लेकिन मैंने जिन बच्चों में परिवर्तन कराया, 1 या 2 अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। मैंने उनको एक बहुत सीधी सी बात कही कि दिन भर की थकान के बाद जब तुम 10 बजे पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारी थकान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क क्या तुमको उतना सपोर्ट करता है? फिर आयुर्वेद की दृष्टि से जितना रात को देर तक जगोगे उतनी तुम्हारी पित्त बढ़ेगा। और पित्त के बढ़ने का मतलब होता है कि लीवर, और लीवर का मतलब होता है डाइजेशन, और डाइजेशन का मतलब होता है पूरा मेटाबॉलिज्म का खराब होना। दूसरे दिन सवेरे तुम 12 बजे 1 बजे सोकर उठते हो, आधा दिन से ज़्यादा तुम्हारा खराब हो जाता है। हमने कहा उसके बजाय यदि तुम 10 बजे सो जाओ और सवेरे 5 बजे उठ जाओ। अब तुमको मान लो अपनी जीवन शैली में मान लो तुम्हें 10 बजे घर छोड़ना है, तो 5 से 10 तुम्हारे पास 5 घंटे हैं। 5 बजे सो के उठने वाला बच्चा 6 बजे तक नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाएगा और वो कम से कम 4 घंटे पढ़ सकता है। यदि वो 4 घंटे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में बहुत फ्रेश मूड में पढ़ रहा है, जो वो रात में नहीं पढ़ पा रहा था, तो 4 घंटे यदि वो सवेरे निकाल लेता है, फिर दिन के 4 घंटे 5 घंटे वो अपने कोचिंग या क्लास में निकाल लेता है और शाम को आकर 1.5 घंटे 2 घंटे वो पढ़ लेता है। तो हमने कहा वो तो आपकी रेगुलर रूटीन है कि आपको दिन में कोचिंग या क्लास करना है, शाम को आके आपको अपने टास्क पूरे करने हैं। लेकिन सुबह का 4 घंटा यदि आपने निकाल लिया तो उस 4 घंटे का मतलब क्या होता है? 4 घंटे का मतलब होता है कि महीने के 120 दिन, 120 घंटे, यानी कि 2 महीना 5 दिन, और साल भर में 60 दिन, यानी कि 2 महीना। हमने कहा तुम्हारा वर्किंग कैलेंडर 14 महीने का हो जाएगा, और अभी तुम्हारी जो जीवन शैली है तुम्हारा वर्किंग कैलेंडर 9 महीने का हो रहा है। तो जब 9 महीने के वर्किंग कैलेंडर में काम करोगे और जब 14 महीने की वर्किंग कैलेंडर में काम करोगे तो सफलता किसकी होगी तुम खुद बता दो। और जिन बच्चों ने इस जीवन शैली को अडॉप्ट किया, आज वो बैंकों में प्रोविजनरी ऑफिसर्स हैं, आज वो बहुत अच्छे जगहों पर इंजीनियरिंग की जॉब में हैं, दूसरे जॉब में हैं। तो ये सिखाना तो हमको पड़ेगा, और अगर हम ऐसा सिखा पाते हैं तो हम उनके स्वास्थ्य को भी ठीक कर पाते हैं और उनको उनकी सफलता की तरफ ले जाने में अपना योगदान भी दे पाते हैं। मगर 3 बजे तक तुम अगर जगोगे तो तुम्हारा पाचन कैसे होगा? क्योंकि जब तुम रात को सोगे तब तुम्हारे शरीर के अंदर की फैक्ट्री काम करेगी। तुम जग रहे हो, तुम्हारे अंदर की फैक्ट्री काम ही नहीं कर पा रही है।
और यही वजह है कि तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है, यही वजह है कि तुम्हें तमाम तरह की समस्याएं हैं, यही वजह है कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। बच्चों में बाल झड़ने की बहुत गंभीर समस्या है इस समय। हमने कहा नींद पूरी लो, समय से जगो, समय से अपना भोजन प्रबंध करो, तो शरीर भी साथ देगा, दिमाग भी साथ देगा और तुम अपनी सफलता को बहुत अच्छे से ले सकोगे। फिर बात आती है कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें। आज निश्चित रूप से पूरा विश्व ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो विश्व ग्राम की संकल्पना आ गई है, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था की अपनी चुनौतियां हैं। कुछ बच्चे जाते हैं, विदेश जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो समय रहते अपने देश को लौट आते हैं और फिर वहाँ जो सीखा है उसका लाभ देश को देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहीं बस जाते हैं और फिर उसका परिणाम हमको अभिभावक के रूप में हमको देखना पड़ता है। तो निर्णय क्या होना चाहिए, ये पहले दिन से निर्णय होना चाहिए कि आप जा तो रहे हो, लेकिन क्या सोच कर जा रहे हो ये अभी निर्णय कर लो। लौट कर आओगे तो यहाँ क्या करोगे ये निर्णय अभी मन में सोच के रखो। बहुत से बच्चे हैं लौट कर आते हैं, यहाँ अपना स्टार्टअप करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने साथ तमाम लोगों को रोजगार देते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं। देश की प्रगति में उनका योगदान है, लेकिन ये पारिवारिक स्तर पर पहले ही इसका विचार विमर्श हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिनके हाथों में हम अपना सारा निर्णय दे देते हैं पॉलिसी बनाने का, और जो हमारे पॉलिसी मेकर होते हैं हम कभी उनको गंभीरता से उनका चयन नहीं करते। केवल 5 साल में एक बार वोट देना है और वो तमाम बातें जो हमको प्रभावित कर देती हैं, हम उनके प्रभाव में आकर एक ऐसे आदमी को अपना नेता चुनते हैं जिससे बार बार हमको निराशा मिलती है। तो हमारा नेता कैसा हो, चाहे वो पार्षद के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, अगर एक बार भी गलत व्यक्ति को हमने चयन कर लिया और उसके बाद तो फिर वो मास्टर हो जाता है। ये किन प्रकारेण वो चुनाव जीतने की कला सीख जाता है और उसके साथ फिर बहुत से ऐसे फाइनेंसर्स खड़े हो जाते हैं जो उसको फाइनेंस करते हैं। फिर गलत आदमी जीतने के बाद वो उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जिन्होंने उसको फाइनेंस किया है। तो ये चयन भी हमको हमारे परिवार के साथ बैठकर बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय करना चाहिए। नेता का चयन हमारे वार्ड को, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को और हमारे राष्ट्र को प्रभावित करता है। सही व्यक्ति का चयन हो, उसके खराब होने की संभावना कम है। गलत व्यक्ति का चयन हो, उसके गलत निर्णयों से पूरे समाज को प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा है। तो नेता का चयन भी बहुत सावधानी से हो, ये निर्णय भी लेना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिर में, जैसा कि आदरणीय हलवे जी ने संकेत किया कि धन का निर्णय, निश्चित रूप से धन की उपयोगिता आज बहुत अधिक है और धन की वजह से बहुत से काम बनते भी हैं और बहुत से काम बिगड़ते भी हैं। लेकिन इसकी एक सीमा हमको निर्धारित करनी पड़ेगी। धन कभी भी गलत नहीं है, लेकिन धन के आधार पर हम जिन बातों को मान लेते हैं, ऊपर की चमक दमक देखकर, किसी का आलीशान मकान देखकर, उसके पोर्च या मकान के बाहर खड़ी हुई 2 या 3 कारों को देखकर, उसकी लेविश लाइफ स्टाइल को देखकर हम उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। इसी शहर में बहुत से लोग हैं
जिनको लोग बहुत प्रारंभ से जानते हैं और ये जानते हैं कि ये इतने बड़े कैसे हुए। तो बड़प्पन का पैमाना जब धन हो जाएगा, बड़प्पन का पैमाना जब सद्गुण समाप्त हो जाएगा। पहले बड़प्पन का पैमाना सद्गुण होता था। पहले बड़प्पन का पैमाना ये होता था कि ये व्यक्ति समाज के लिए कितना उपयोगी है। और आप देखिए कि बहुत छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम करने वाले हमारे शिक्षक, इसी शहर में मॉडल हाई स्कूल के शिक्षक, इन्होंने कितने उत्कृष्ट विद्यार्थी अपने जीवन काल में बनाए और वो विद्यार्थी कितने उत्कृष्ट पदों पर गए। और आज भी वो विद्यार्थी अपने शिक्षकों का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन आज शिक्षक अपनी उस भूमिका के निर्वाह में है क्या? अर्थ प्रधान इतना हो गया है कि आज शिक्षक कोचिंग्स में व्यस्त हैं और हम भी अपने बच्चों को कोचिंग भेजने में व्यस्त हैं। लेकिन एक समय पर होता था कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी और उस समय के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक भी कितनी जिम्मेदारी से अपना काम करते थे और उनके छात्र भी, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना पहुंच जाए, अपने गुरु को सामने देखकर उन्हें नमन करने में जरा सी भी हिचक नहीं होती थी। और आज बच्चों के मन में क्या है? हम फीस दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब वो सारे संबंध खत्म हो गए। लेकिन आज भी समाज में बहुत से शिक्षक हैं, विगत दिनों चर्चा में रहे खान सर पटना के, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो आज भी समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैसा हो नहीं हो, तुमको पढ़ने की इच्छा है तो बस आ जाओ। जब तक ऐसे शिक्षक हमारे पास नहीं होंगे तब तक हम बहुत अच्छा समाज कैसे निर्मित कर पाएंगे। तो धन का निर्णय भी बहुत गंभीर निर्णय होता है। धन कभी भी गलत नहीं है, धन कभी भी खराब नहीं है। हमें स्वयं भी और अपने बच्चों को भी अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन उस धन का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, इसकी चिंता करना हमारा विषय है। और ये समझ भी हमें अपने बच्चों में विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमको समाज से मिला है, अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज को वापस नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी भूमिका का सही निर्वाह नहीं कर पाएंगे। तो धन का उपयोग होना चाहिए, धन का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बात हम जब अपने आचरण से, ये उदाहरण अपने परिवार में सामने रखते हैं, तो फिर हमें अपने बच्चों को बताने या समझाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मुझे लगता है कि आज का ये विषय आप लोगों के बीच में आकर मुझे रखने का अवसर मिला, और इसके लिए मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बात जिन लोगों के बीच में जा रही है, अब सभी लोग समाज के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, सबके अपने अपने संपर्क हैं, और ये बात आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में जाएगी तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज के निर्माण का जो संकल्प सज्जन शक्ति के मन में होता है, वो सज्जन शक्ति भी एक अच्छा समाज निर्माण कर सकती है। आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए, और आपने इतने धैर्यपूर्वक, इतनी शांतिपूर्वक मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। इस कार्यक्रम की एक विशेषता होती है जो आप लोग सब लोग शायद जानते तो है, लेकिन अनदेखा कर जाते हैं।
वो ये है कि यहाँ जितने श्रोता हैं वो सारे लगभग 50 वर्ष के ऊपर के ही होते हैं। कभी कभी मन में कुछ लोगों के मन में आता है कि जिस उम्र में हम लोग जो सुन रहे हैं लेक्चर यहाँ, उसकी उपयोगिता शायद हमारे लिए तो रह नहीं गई। हमारा आधा जीवन कट चुका है, बचा 20-25%, 30%, 40% जीवन जो है उसमें ये सारी बातें हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब हम इस उम्र के इस पड़ाव पे आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। हमें हमारे तरफ उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती जितनी हमारे बच्चों की तरफ और उनके बच्चों की तरफ ध्यान देना आवश्यक होता है। इस उम्र में आदमी का पहला कर्तव्य यही होता है कि वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों और उनके बच्चों की परवाह करें। तो हम लोग जो यहाँ से सीख के जाते हैं, समझ के जाते हैं, विश्वास मानिए वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो हमारे आने वाली पीढ़ी है। तो इसका उपयोग हमें घर में जाके करना है। यहाँ से बहुत अच्छा लेक्चर रहा, यहाँ से जो भी बताया गया, बहुत अच्छी बातें बताई गई, तो वो हमारे लिए नहीं है ये मान के चलिए, तो हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। इसको डुप्लीकेट करिए। यही नॉलेज घर में जाके अपने बच्चों के और अपने नाती पोतों के साथ शेयर करिए, तब उसकी वास्तविक उपयोगिता है। हम उन्हें ट्रेनिंग दें, हम उन्हें समझाएं, क्योंकि ये देखा जाए तो हमारी परंपराएं रही है शुरू से। आप लोग जो इस एज ग्रुप में अभी है, उनने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे संस्कार, बहुत सारा नॉलेज उस जमाने में हमारे दादा दादी से ही पाया था। उस समय भी हमारे फादर जो है वो या मदर जो है वो अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, वो उतनी सारी चीज़ें बता नहीं सकते थे जो हमारे दादा दादी ने हमको समझाई, नाना नानी ने हमको समझाई। वो कर्तव्य आज हमें पूरा करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो आज की पीढ़ी है, जो स्कूलों में कॉलेज में जा रही है, वो आपके तरफ शायद उतना ध्यान नहीं देती। वो भी हम लोगों को जो है वो गए हुए ज़माने के मान के इग्नोर करना चाहते हैं। उस समय सबसे बड़ी समस्या को हमने जीतना है। हमने उनको एक तरह से एहसास कराना है कि बेटा हम जो बता रहे हैं वो भले ही तुम समझते हो कि पुराने ज़माने की बातें हैं, लेकिन उनका आज कैसे प्रासंगिक है वो समझाने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। और उसके लिए जैसे पंडित जी ने बताया, सबसे ज़्यादा बड़ी आवश्यकता ये है कि हम उनके प्रॉब्लम्स सुने। क्योंकि क्या होता है कि हम उनके प्रॉब्लम्स को ये सोच के सुनने से मना कर देते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमने भी अपने जीवन में से इन सब समस्याओं का सामना किया है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बदलते ज़माने के साथ उनके प्रॉब्लम्स बदल गए। जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस किए, आज वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ज़माना ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना बदल गया है कि उनके प्रॉब्लम्स अब बाहर से आयातित प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ के जन्मे हुए प्रॉब्लम्स बहुत कम है, बाहर से आयातित प्रॉब्लम ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को उनके प्रॉब्लम्स को समझना है तो पहले उनको सुनना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बेटा मेरी 70 साल उम्र हो गई, तुम मुझे क्या सिखाओगे। हमें उनके प्रॉब्लम्स पहले सुनना है, समझना है, उसका जो समाधान है हमारे अनुभवों के आधार पर हमने निकालना है और उन्हें समझाना है। जब उन्हें ये समझ में आएगा कि हाँ उनके प्रॉब्लम की वास्तविक समझ आपके अंदर है और अब आप उसको समझा सकते हो अच्छे से तरह से, तब वो आपको सुनना चाहेंगे, तब वो आपको समझना चाहेंगे, अन्यथा वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ऐसे हालत में हम वास्तव में अप्रासंगिक हो जाएंगे। और अप्रासंगिक होने का दुख मेरे ख्याल से वो लोग जानते हैं जिनको उनके ना बच्चे पूछते हैं आज के समय में, ना उनके पोते पूछते हैं। तो अप्रासंगिक नहीं हुई है। आज जो ऐसी सभाओं में जो आपको नॉलेज मिलता है उसको डुप्लीकेट करिए, उनको बच्चों को समझाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए उस हिसाब से, और उसके लिए उनकी भी सुनिए। अभी जैसे कुछ दिन पहले मुझे समझ में आई बात, एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने। नेचर ने ये समझ हम लोगों को ऑलरेडी दी है, लेकिन हम उसका उपयोग करने से चूक जाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों की तरफ, उन संकेतों की तरफ, उन बॉडी के और बाकी संकेतों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। शायद आप लोगों ने उस पक्षी के बारे में पढ़ा होगा जो गर्मी के दिनों में तो अलास्का जैसी जगह पे जी लेता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब वहाँ ठंड आती है, 6 महीने तक ठंड में गुजरना है, और 6 महीने तक उसको ठीक से खाना भी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसका जो खाद्य पदार्थ है वो बर्फ़ के नीचे ढक जाते हैं। तो उसको इस बात के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि उसको दूसरे ऐसे प्रदेश में जाना है जहाँ उसके लिए तापमान सही मिले, खाने पीने की चीज़ें मिले। अब सोचिए वो कैसे क्या करता है। उसको जब एहसास होता है कि अब ठंड आने वाली है, उसके पहले से वो अपना वज़न घटाना शुरू कर देता है भूखा रह के, और कुछ ही समय में अपना 25 से 30% वज़न वो घटा देता है भूखा रह के।
वो 25 से 30% कहाँ जाता है पता है आपको? शरीर ने ऐसे उसको, निसर्ग ने उसमें ऐसी ये क्षमता दी है कि जो अनुपयोगी चीज़ें बॉडी में रहती उनको वो खाना शुरू कर देती बॉडी, उनको पचाना शुरू कर देती, उनको ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो सिर्फ वो 25-30% वजन नहीं घटाता है, वो अपने आप को निरोग भी कर लेता उतने समय में। उसके बाद आने वाले कुछ समय में वो ऐसी फैटी चीज़ें खाता है जिससे बॉडी में फैट बढ़ने लगती है, तो वजन तो फिर से 25-30% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो किस रूप में आता है? फैट के रूप में आता है। तब वो एक अपनी यात्रा शुरू कर देता है वहाँ से, अलास्का मतलब अमेरिका के दूसरे छोर से, कनाडा के दूसरे छोर से वो सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है। 10,000 किलोमीटर की जर्नी तय करता है, वो भी निरंतर उड़ते हुए, क्योंकि बीच में रुकने के लिए जगह ही नहीं है। पूरा जो है प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक महासागर है, वो उसको पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुँचना रहता है। लेकिन वो जो फैट्स है वो उसको इतनी शक्ति देती है कि जब भी भूख लगती है वो खाना तो मिलना नहीं बीच में उसको, ना ही उसको रेस्ट मिलना, कहीं उतर नहीं सकता बीच में क्योंकि समुद्र है सब जगह, लेकिन निरंतर रूप से 15 से 30 दिन तक उड़ते हुए वो 10,000 किलोमीटर की यात्रा पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है। और वहाँ फिर वो अपना पूरा सर्दी का समय जो वहाँ का था वो गुजारता है, वहाँ खाता पीता है। जब वापस लौटने का समय आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बनिस्बत गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जितनी उसकी प्रकृति है उससे ज़्यादा, तो उसको फिर से लौटना है 10,000 किलोमीटर। तो यही प्रक्रिया वो फिर से अपनाता है जो उसने वहाँ से उड़ने के पहले की थी, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया से 10,000 किलोमीटर पर जाके अपने प्रांत में वापस पहुँचता है। अब ये बताइए कि ये जो ज्ञान है उसको कहाँ से मिला? नेचर ने ही दिया है, उसके अंदर है, प्रकृति ने उसको ही ज्ञान दिया हुआ, किसी ने नहीं सिखाया उसको, कोई उसने स्कूल अटेंड नहीं की, कोई उसके दादा दादी ने नहीं सिखाया, लेकिन दादा दादी को उसने देख के सिखाया ये, क्योंकि वो वैसा करते थे उसने भी सीख लिया। कुल मिलाकर नेचर के नज़दीक जाने की कोशिश करें। हम जिस नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं आजकल, उस नेचर को दोबारा अपनाइए और ये अपने बच्चों को बताइए, अपने पोतों को बताइए, और उनमें भी वो क्षमता पैदा करिए कि जो जिससे उसको अपने जीवन से लड़ने की क्षमता है और जीवन को जीत जाए। एक और सूचना देना चाहता हूँ मैं, कि हमारा मंथन बहुत अच्छा चल रहा है 8 साल से लगभग। अगले महीने का मंथन जो है वो आप खुद भी जरूर देख लीजिए, और जो लोग आपके परिवार वाले हैं या खास दोस्त लोग हैं उनमें भी ये चीज़ बताइए कि अगला मंथन जो कि अगले महीने के आखिरी शनिवार को ना होके 23 तारीख को होगा। 23 तारीख को मेरे ख्याल से मंगलवार आ रहा है, उस दिन होगा। उसका कारण यह है कि लोनावाला में, पूना में लोनावाला में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मनशक्ति केंद्र। वो मनशक्ति केंद्र जो है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कोर्सेस है उनके, और वो सारे कोर्सेस आपकी मानसिकता को बनाने के लिए तैयार है। उनके कोर्सेस स्ट्रेस कैसा कम किया जाए, अवसाद में कैसा ना जाए आदमी, एंग्जाइटी से कैसे बचे, इसके ऊपर वो बुजुर्गों को और जो जनरली 40-45 साल के या 35 साल के ऊपर के लोग हैं जिनके जीवन में अवसाद और स्ट्रेस का आना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ाई अच्छी हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम से कम समय में आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं, आपकी मेमोरी कैसे बढ़ सकती है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है, पब्लिक के सामने जो आने के बाद आपके अंदर जो गुण चाहिए, खासतौर से कॉलेज लेवल के बाद में इंटरव्यू फेस करना है, पब्लिक में जाना है, आपने सर्विस करना है, तो सर्विस के दौरान कैसे आपके सामने विपत्तियाँ आ सकती है, इन सब चीज़ों के उनके पास आंसर है। और ये नियमित रूप से बड़े साइंटिफिक वे में सिखाते हैं। उनके पास कम से कम 150 ऐसी मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, जिससे वो आपका स्ट्रेस लेवल नाप सकते हैं, एंग्जाइटी का लेवल नाप सकते हैं, डर का लेवल नाप सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका कम है तो कितना कॉन्फिडेंस है वो कैसे बढ़ाना है, इसको वो नाप के और आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसी मशीनें उनके पास है। आप बोलते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता, तो आज का आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है, फोकस कितने देर तक आप कर सकते हो, इसको नापने की मशीन है उनके पास। उस हिसाब से फिर आपको ट्रेनिंग देते हैं, बड़ा साइंटिफिकली ट्रेनिंग देते हैं। तो उस इंस्टीट्यूट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है 21 से 24 जुलाई तक महाराष्ट्र हाई स्कूल और महापुरुषद हाई स्कूल में, वहाँ के बच्चों को दिन भर वो लोग इसका ट्रेनिंग देने वाले हैं। उनसे मैंने बातचीत की है, वो 23 तारीख को शाम को यहाँ आके हमारे सदस्यों को स्ट्रेस से कैसे बचना है, एंग्जाइटी से कैसे बचना है, वो टेक्निकली समझाएंगे। वो कुछ आपको ऐसे साधन बताएंगे, वो कुछ ऐसे आपको टेक्निक्स बताएंगे जिनको अपनाने से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो उनको समझने के लिए, उनको सुनने के लिए और अपनाने के लिए
23 जुलाई आप ध्यान रखिए, 23 जुलाई शाम को 6 बजे मंथन जो होगा वो इसी आधार पर होगा। वो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, साइंटिफिकली उन्हें ट्रेनिंग दिया हुआ है, वो आपको सिखाएंगे आगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे यहाँ आके 23 तारीख को फ्री में सिखाना एक्सेप्ट किया इन सब चीज़ों को। जबकि ये कोर्सेज जहाँ चलते हैं लोगों के अलग अलग जगह पे, इंडिया में कई जगह ऐसे कोर्सेज होते हैं, हज़ारों रुपए देना पड़ते हैं, 2-2, 3-3 दिन की ट्रेनिंग के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये देते हैं लोग। और ये इंस्टीट्यूट 1-1.5 घंटे के लिए हमारे आके लेक्चर दे के आपको वो तरीके सिखाने के लिए तैयार है फ्री में, जो कि आपके बड़े काम के हैं, हज़ारों रुपये के कोर्स है। तो इसलिए इसका ज़रूर अपने लोगों को बताइए, घर के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 23 जुलाई को यहाँ उपस्थित होकर उसका लाभ उठाइए। ऐसा दोबारा मौका नहीं आएगा, ठीक है। अंत में अब मैं पंडित जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने बड़ी अच्छे से सांकेतिक भाषा में एक तरह से आपको संकेत दी कि आपने घर में जाके क्या करना है, उसका पालन कीजिए, अपने नाती पोतियों का भविष्य सुधारिए। और अब हमारा वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम यानी महाआरती का। आरती के लिए सभी लोग मंदिर में आमंत्रित हैं, आरती करिए, प्रसाद दीजिए, उसके बाद ही घर जाइए। धन्यवाद।